चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, उदास उदास दिख रहे हो बहुत। कल का काम ज़्यादा हो गया होगा। चलिए ठीक है, आज हम देखते हैं समानुपात के नियम। पिछले पीरियडों में हमने पढ़ा था समानुपात के प्रकार, और समानुपात के प्रकार के पश्चात समानुपात के नियमों में पहला नियम जो एकांतरानुपात का नियम है, उस नियम पे चर्चा किए थे। पुनः शुरू से ही हम उसको देखते हैं। समानुपात के नियम में जो समानुपात के हमारे 5 नियम माने जाते हैं, और उसमें से सबसे पहला नियम है एकांतरानुपात का नियम। एकांतरानुपात का नियम हमको ये बोलता है कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, तो यदि हमारे 2 अनुपात इस तरीके से हों जो आपस में बराबर हों, जिसे हम क्या लिखते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, या हम इसको लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D, या इसी को हम लिख सकते हैं AD बराबर BC। तिर्यक गुणा करेंगे तो AD बराबर BC। अब AD बराबर BC लिखने के पश्चात यहाँ हम A लिखे और A के नीचे C लिख देते हैं, तो B के नीचे में D आ जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एकांतर में, जैसे ज्यामिति में आप लोग एकांतर कोण पढ़े हो, तिरछा जो रहता है उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अनुपात में भी इसके एकांतर में, जैसे पहले अनुपात का द्वितीय पद B है और दूसरे अनुपात का प्रथम पद C है, इनके स्थानों में परिवर्तन हो गया है। जहाँ पर C था वहाँ पर प्रथम अनुपात का पद B आ गया है, और जहाँ पर B था वहाँ द्वितीय अनुपात का प्रथम पद C आ गया है। तो उसके एकांतर में आप देखिए, इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए। जहाँ B था वहाँ C आ गया, और जहाँ C था वहाँ पर B आ गया। उसके एकांतर के पदों में परिवर्तन हो गया है। तो जब उनके अनुपात के एकांतर के पदों में परिवर्तन होता है तो हम उसे एकांतरानुपात का नियम कहते हैं। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A अनुपात C समानुपात B अनुपात D, क्योंकि आपको पता है कोई भी बटे को हम अनुपात के रूप में, उनके चिन्हों के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। तो पहला नियम हो गया हमारा एकांतरानुपात का नियम। हमारा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हुआ था, जिसे हम उस नियमों की सहायता से क्या लिख लिए, A अनुपात C समानुपात B अनुपात D। दूसरा नियम आता है हमारा व्युत्क्रमानुपात का नियम। दूसरा नियम को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात का नियम। अब यहां पर देखिए कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, तो इसे हम A बटे B बराबर C बटे D लिखेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, विरुद्धार्थी, ठीक है ना। हिंदी में व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो उसके अर्थ से ही ये हमारा बना है व्युत्क्रमानुपात के नियम। जब समानुपात के पद पूरे पलट जाते हैं, ये A B C D के रूप में है, इसका उल्टा हम करेंगे तो क्या जाएगा, D C B और A। तो जब पूरे पदों का क्रम बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उसे हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। अब इसमें देखिए, आप गुणा कर दोगे तो AD बराबर BC। अब D के नीचे में आप C लिख सकते हो और B के नीचे में आप A लिख सकते हो, क्योंकि आप जब इसका गुणा करोगे तो AD और इधर से तिर्यक गुणा करोगे तो BC, ऊपर के पद मिल गए। या हम इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा D अनुपात C समानुपात B अनुपात A। तो यह हमारा कहलाता है व्युत्क्रमानुपात। दूसरा नियम हो गया हमारा व्युत्क्रमानुपात का नियम।
तीसरा नियम आता है योगानुपात का नियम। योगानुपात, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो अब इसी से देखिए कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D, या A बटे B धन 1 C बटे D धन। अनुपात के पदों में, किसी भी अनुपात के पदों में समान राशि दोनों पक्षों पे जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या भाग देने पर उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके से यह हमारा, हम दोनों पक्षों में एक जोड़े, यहां पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब हम इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? A धन B बटे B, C धन D बटे D। इसका हमने लघुत्तम निकाल लिया। लघुत्तम निकालने के बाद इस B का गुणा 1 से हुआ तो A धन B बटे B और C धन D बटे D। अब इसको अनुपात के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा A धन B अनुपात B समानुपात C धन D अनुपात D। तो योगानुपात के नियम से एक चीज जो हमको पता चला वो क्या है कि किसी भी अनुपात के हर में जो दिया होता है वही पद अंश में जुड़ जाता है। अंश धन हर बटे हर, दूसरे साइड का अंश धन हर बटे हर। A धन B बटे B, C धन D बटे D। तो जब कोई अनुपात के पद दिए हुए रहें तो हम सीधा इसको इसी तरीके से लिख करके उसके बगल में योगानुपात के नियम से लिख करके पूरे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो हो गया हमारे 3 नियम। चौथा नियम आता है हमारा अंतरानुपात का नियम। अंतरानुपात के नियम में चौथा नंबर अंतरानुपात का नियम। इस चौथे नंबर में देखो, ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना। योगानुपात के नियम में हमने एक जोड़ा तो अंतरानुपात के नियम से हम घटाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D। अब A बटे B ऋण 1 बराबर C बटे D ऋण 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों से एक घटाने पर। अब दोनों पक्षों से हम एक घटा दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? A ऋण B बटे B और C ऋण D बटे D। जिस तरीके से योगानुपात का नियम था ठीक उसी तरीके से अंतरानुपात का भी नियम आ गया। और इसको हम लिखेंगे A ऋण B अनुपात B समानुपात C ऋण D अनुपात D। तो जब दोनों पक्षों से घटाया जाता है तो जो नियम लगता है उस नियम को हम कहते हैं अंतरानुपात का नियम। 4 नियम हो गए हमारे, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, अंतरानुपात और योगानुपात। जब उसके 2 नियम योगानुपात और अंतरानुपात दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एक नियम बन जाता है जिसे हम कहते हैं योगांतरानुपात का नियम। तो 5वां नियम आता है हमारा योगांतरानुपात।
युगांतरानुपात का नियम। देखो, योगांतरानुपात का जो नियम है वो योगानुपात और अंतरानुपात दोनों का नियमों का मिक्स है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ पर हम लिखे योगांतरानुपात का नियम। अब देखो, योगांतरानुपात का नियम लिखे हैं, लेकिन हम योगानुपात के नियम से चलते हैं। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो A बटे B बराबर C बटे D, या इसके पश्चात A बटे B धन 1 बराबर C बटे D धन 1, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, और यह बन गया हमारा A धन B बटे B बराबर C धन D बटे D। इसी को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। पहला चीज मिल गया, ठीक है। और दूसरे चीज में फिर से पुनः वही चीज को लेकर के चल रहे हैं। पुनः A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो A बटे B बराबर C बटे D। अब दोनों पक्षों से 1 घटाने पर A बटे B में से भी 1 घटाए और C बटे D में से भी 1 घटाए। लिख लिए, दोनों पक्षों से 1 घटाने पर क्या मिल गया हमको? A ऋण B बटे B, लघुत्तम निकालेंगे, C ऋण D बटे D। यह हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों का अलग अलग, अब इन दोनों को मिक्स करना है हमको, तो लिखते हैं यहां पर अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं तो ये हो गया A धन B बटे B, फिर भाग दे रहे हैं A ऋण B बटे B। दूसरी ओर C धन D बटे D बटे C ऋण D बटे D। ये लिख लिए। भाग देना मतलब बटे में लिखना। और जब किसी भिन्न को दूसरे भिन्न से हम भाग देते हैं तो भाग गुणा के रूप में जब परिवर्तित होता है तो चौथा पद ऊपर आ जाता है और तीसरा पद नीचे आ जाता है, या संख्या पलट जाती है। जैसे A धन B बटे B गुणित B बटे A ऋण B, और दूसरे तरफ हो जाएगा C धन D बटे D गुणित D बटे C ऋण D। ये संख्या पलट गई। और पलटने के बाद देखो, यहाँ B और यहाँ B दोनों तरफ समान है, दोनों कट जाएंगे, और दूसरे तरफ D और D कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास? A धन B बटे A ऋण B बराबर C धन D बटे C ऋण D। तो इस तरीके से देखो आप, जो योगांतरानुपात का नियम होता है, उस योगांतरानुपात के नियम में हमको क्या प्राप्त हुआ कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो एक और पहले अंश के साथ हर जुड़ जाता है, फिर अंश से हर घट जाता है। A धन B और A ऋण B बराबर दूसरी ओर का C धन D बटे C ऋण D। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A धन B अनुपात A ऋण B समानुपात C धन D अनुपात C ऋण D। यह कहलाया हमारा योगांतरानुपात का नियम। नेक्स्ट, इसके बाद एक और नियम आता है जब प्रश्नों को हल करने के लिए, कि जब कोई भी प्रश्न इन सभी नियमों से न बने, उसके लिए फिर हम के नियमों का उपयोग करते हैं। तो समानुपात के नियम में एक आखिरी नियम है के नियम। लिख लीजिए इसको जल्दी।
लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। एक अंतिम नियम आता है हमारा छठवां, वो है के नियम। इस नियम में क्या होता है, हमारे जो पद हैं यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको हम के बराबर मान लेते हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको के बराबर मान लेते हैं। और के बराबर मान लेने के बाद हमको क्या मिल जाता है, ये आता है ए बराबर बी के व सी बराबर डी के। ए बराबर बी के और सी बराबर डी के, ये तो दो पद के लिए हुआ। अब हमारे जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न में जहां जहां ए और सी होता है उसके जगह में बी के और डी के मान को रख करके हम प्रश्नों को हल करते हैं। यदि हमारे पद जो हैं दो से अधिक हो, जैसे यदि जो पद हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ हो, यदि तीन पद हो तो भी हम इसको के बराबर मान लेते हैं। और उसके पश्चात ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। ए, सी और ई का मान बी, डी और एफ के पदों में निकालते हैं और उसको समीकरणों में रख देते हैं, तो हमारा दाहिना पक्ष हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे यह 6 नियम होते हैं समानुपात के। अब इन नियमों का अनुप्रयोग करना है। कहने का मतलब इन नियमों की सहायता से अब हम प्रश्नों को हल करके देखेंगे। जैसे हम आते हैं इसके बाद आपके पुस्तक के प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली 2.3 में एक प्रश्न है कि यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग धन सी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण सी का वर्ग बराबर बी का वर्ग धन डी का वर्ग और बी का वर्ग ऋण डी का वर्ग। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें हम देखते हैं हल में जो दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, जिसे हम ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसी को हम किसके बराबर मान लिए, के बराबर मान लिए। अतः ए बराबर बी के व सी बराबर डी के हमको प्राप्त हो गया। किस तरीके से, के नियम की सहायता से। अभी जो हम के नियम बताए, इसी के नियम की सहायता से हम ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको के बराबर मान लिए और ए का मान आ गया बी के व सी का मान आ गया डी के। अब जिस हल करना है हमको, अतः हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ऋण डी स्क्वायर।
इसको लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड वाले पद हमको प्राप्त करने हैं। हमने आपको अभी बताया कि प्रश्न को लिखने के बाद में ए और सी के जो मान हैं बी और डी के पदों में उन मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ए के जगह हमने रख दिया बी के पूरे का वर्ग और सी के जगह रख दिया डी के पूरे का वर्ग। ठीक उसी तरीके से ए के जगह रख दिया बी के पूरे का वर्ग और सी के जगह डी के पूरे का वर्ग। ए व सी का मान रखने पर यह ए और सी का मान हम रखते हैं। अब देखिए उसको हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा वो बी स्क्वायर के स्क्वायर धन डी स्क्वायर के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के स्क्वायर ऋण डी स्क्वायर के स्क्वायर। ऊपर वाले से के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए तो बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर बचा और नीचे से भी के स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो बी स्क्वायर ऋण डी स्क्वायर बचा और दोनों में के स्क्वायर उभयनिष्ठ है तो दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारा बच गया बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ऋण डी स्क्वायर। और यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। एक चीज सवाल बनाते समय आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लिखने के पश्चात जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो उसके पश्चात आप बराबर का चिन्ह लगाते हो और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है उसे लिखते हो। तो हमेशा जो बराबर के चिन्ह है वो बराबर का चिन्ह के नीचे ही बराबर का चिन्ह रहना चाहिए, पहला चीज ध्यान रखना है। और दूसरा चीज बराबर का चिन्ह जो है वो हमेशा यह जो बटे का जो निशान है, ये जो बटे का जो निशान है उस निशान के पैरेलल समांतर में ही रहना चाहिए, ना ऊपर रहना चाहिए ना नीचे रहना चाहिए। इस चीज का यहाँ पर देखिए ये बटे का निशान है उसके सामने बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह के नीचे दूसरा बराबर का चिन्ह है और यह बराबर का चिन्ह भी इस बटे के निशान के समानांतर ही है। इस तरीके से लिखने से व्यवस्थित रहता है, सुंदर दिखाई देता है, जांचने वाले को तकलीफ नहीं होती और आपको पूरे मार्क्स परीक्षाओं में मिलते हैं। चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्नावली में अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। कई प्रश्न और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जिससे परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उसी से मिलते जुलते ही हम प्रश्नों को यहाँ पर बनाएंगे जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। एक प्रश्न लेते हैं, आपके बुक में वो 11 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x बराबर 3ab बटे a धन b हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a
धन 2x धन 3b बटे 2x ऋण 3b बराबर 2। यह एक प्रश्न है। सबको यह ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। जब हम प्रश्न को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 2x धन 3a और 2x ऋण 3a है। यह योगांतरानुपात के नियम से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। दूसरा पार्ट भी देखिए, यहाँ पर 2x धन 3b और 2x ऋण 3b। एक बार हर का मान जुड़ा है और एक बार घटा है, यहाँ पर भी एक बार जुड़ा है और यहाँ पर भी एक बार घटा है। तो इस तरीके से यदि हम प्रश्नों को देखने के बाद सोच लें तो हमको ये पता चल जाता है कि इस प्रश्न को बनाने में योगांतरानुपात के नियमों का उपयोग हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं। हल में दिया है x बराबर 3ab बटे a धन b और x के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है होता है। या हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं x बटे 3a बराबर b बटे a धन b, क्योंकि जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3ab बटे a धन b 3ab बटे a धन b हमको इसका पूर्व पद प्राप्त होगा। ये होने के बाद में देखिए कि यहाँ पर x है और हमको जो हल करना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो यदि यह x 2 में बदल जाए तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से गुणा। और आपको अनुपात के नियम पढ़ते समय मालूम है कि किसी भी अनुपात में समान राशि का दोनों पक्षों में गुणा करने पर उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। उस नियम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं। 2x बटे 3a बराबर 2b बटे a धन b। साइड में हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। अब 2 का गुणा कर दिए। अब इस 2 का गुणा करने के पश्चात योगांतरानुपात का नियम को सीधे लगा देते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, लघुत्तम निकालने पर, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a बराबर 2b धन a धन b बटे 2b ऋण a धन b। साइड में हम लिख देंगे योगांतरा अनुपात के नियम से। जब भी हम प्रश्नों को हल करें और हल करने के पश्चात उन प्रश्नों को हल करते समय जिन नियमों का उपयोग होता है उन नियमों को साइड में लिखना आवश्यक है। जब हम उन नियमों को लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। और ये पूरे नंबर बच्चों को कब मिलते हैं, आप नेट से माध्यमिक शिक्षा मंडल नेट में पूरे चीज को डाउनलोड की है। आप आंसर कॉपी दूसरे बच्चों का जो गणित में 100 में 100 नंबर पाए हैं उन बच्चों की आंसर कॉपी को देख सकते हैं। तो उन बच्चों की आप आंसर कॉपी देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि हर नियम को वो बहुत साफ सुथरे अक्षरों में बगल में लिखे हुए होते हैं। अब ये मान रखने के बाद फिर हम इसको हल करते हैं। 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a बराबर 2b धन a धन b और 2b कोष्टक खोल दिए तो ऋण a ऋण b, या 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a, 2b और b 3b धन a और 2b में से b चला गया तो b ऋण a। ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर 1।
समीकरण 1 प्राप्त होने के पश्चात इसी प्रक्रिया को, जैसे हम यहाँ हर में 3a लिखे हैं, अब हर में 3b लिखते हुए दोहराते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनः x बराबर 3ab बटे a धन b, या x बटे 3b बराबर a बटे a धन b, या 2x बटे 3b बराबर 2a बटे a धन b। साइड में हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिए, और इसके पश्चात 2x धन 3b बटे 2x ऋण 3b बराबर 2a धन हर a धन b बटे 2a ऋण a धन b। साइड में यहां पर हम लिख देंगे योगांतरा अनुपात के नियम से जो भी कार्य हम करें उसको लिखना जरूरी है, ताकि जांचने वाले को ये पता चल जाए कि आप क्या किए हो। यदि आप उसको लिखोगे नहीं तो जांचने वाले को यह पता नहीं चलेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो, और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आपके पूरे मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे। अब ये हो जाने के पश्चात इधर का आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, x धन 3b बटे 2x ऋण 3b बराबर 2a धन b बटे 2a ऋण b। इसको हम हल करते हैं तो ये 3a धन b बटे 2a में से a गया तो a ऋण b प्राप्त हो गया। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है, 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a। समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में मिला है हमको 2x धन 3b बटे 2x ऋण 3b। ये समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड 2x धन 3b बटे 2x ऋण 3b। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिए धन का चिन्ह लगा करके। जब आप दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को धन का चिन्ह लगा करके लिखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि जो आपको सिद्ध करना था उसमें वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में पूछा गया है। 2x धन 3a बटे 2x ऋण 3a, 2x धन 3b बटे 2x ऋण 3b। अब दोनों के राइट हैंड साइड को लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में दिया है 3b धन a बटे b ऋण a, धन समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में दिया है 3a धन b बटे a ऋण b। दूसरे साइड का भी आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा। अब देखिए इधर के लेफ्ट हैंड साइड को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक के हर में b ऋण a दिया हुआ है और दूसरे के हर में a ऋण b दिया हुआ है। तो यदि हम यहाँ से ऋण चिन्ह को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो यह भी b ऋण a में परिवर्तित हो जाएगा। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3b धन a बटे b ऋण a धन
तीने धन बी बटे, यहां से हम ऋण चिन्ह को यदि उभयनिष्ठ निकालिए तो यहाँ पे बी ऋण ए में परिवर्तित हो जाएगा। अब यह धन चिन्ह और यह ऋण चिन्ह, इन दोनों चिन्हों का हम गुणा कर लेते हैं तो 3b धन ए बटे बी ऋण ए ऋण 3a धन बी बटे बी ऋण ए। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों के हर में बी ऋण ए आ रहा है, और जब दोनों में हर समान हो तो हमको लघुत्तम निकालने में दिक्कत नहीं होती है, और दोनों का लघुत्तम हमारा बी ऋण ए आएगा। इस बी ऋण ए से इस बी ऋण को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, गुणा कर देते हैं एक से तो इधर मिल जाएगा 3b धन ए ऋण चिन्ह। अब इस ऋण चिन्ह और यह कोष्टक में है, तो जब हम कोष्टक खोलते हैं तो इन चिन्हों का गुणा कोष्टक के अंदर के जो दोनों में चिन्ह है उनसे होता है। तो इस ऋण चिन्ह का गुणा जब 3a के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन चिन्ह है, इससे गुणा होगा तो वह ऋण 3a हो जाएगा और इधर ऋण b आ जाएगा। इस 3b में से ये b जाएगा तो 2b बचेगा, और ऋण 3 में से धन a जाएगा तो ऋण 2a बचेगा बटे बी ऋण ए। दोनों से हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल लिए तो ऊपर भी बी ऋण ए बच गया और नीचे भी बी ऋण ए बच गया। समान राशि बी ऋण ए और बी ऋण ए आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास सिर्फ बचा 2। यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, यही चीज हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो इस तरीके से देखें कि सवालों को हम किस तरीके से हल करते हैं, और इसके बाद लिख लीजिए इसको। इस प्रश्नावली के आगे के सवालों को आप बनाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।